अब करते हैं मैकेनिज्म। हमें पता है कि जब हमने करा था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अगर मैं आपको रिपीट कर दूं तो एक बार आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है। कि न्यूक्लियोफाइल जो होता है ना, वो न्यूक्लियोफाइल कैसे होता है, मतलब न्यूक्लियस की तरफ अफेक्शन रखने वाली जो स्पीशी होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लियस, फाइल मीन्स अफेक्शन। अफेक्शन फॉर न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियो पॉजिटिव की तरफ जाने वाला जो एक स्पीशी होती है, उसको क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोफाइल बोला जाता है। तो जब वो न्यूक्लियोफाइल किसी भी एल्काइल हैलाइड पर जाकर के सब्स्टिट्यूट करेगा, तो न्यूक्लियोफाइल तो उस एल्काइल हैलाइड पर जाकर के ऐड हो जाएगा, और जो आपका हेलोजन एटम होगा वो आपका वहाँ से रिलीज हो जाता है, मतलब एज एन हैलाइड आयन आपका रिलीज हो जाएगा। तो बस एक ये बात थी। अगर जब हम मैकेनिज्म की बात करते हैं तो हमें ये पता होता है कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, बेसिकली उसे हम दो तरीके से करते हैं। एक होता है आपका बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक यहाँ पर जो नंबर 2 लगा हुआ है दैट इज़ फॉर बाई मॉलिक्यूलर। जो N लगा हुआ है न्यूक्लियोफिलिक, S का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और 1 का मतलब क्या होता है, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, सबसे पहले हम बाई मॉलिक्यूलर पे चलते हैं। देखो बाई मॉलिक्यूलर मतलब कोई एक वर्ड ऐसा, कोई ऐसा नहीं है कि हाँ बस यूँ ही लिख दिया है बाई मॉलिक्यूलर। बाई मॉलिक्यूलर का मतलब होता है, बाई का मतलब होता है 2, मॉलिक्यूल का मतलब होता है, मॉलिक्यूलर का मतलब होता है मॉलिक्यूल्स। in this kind of nucleophilic substitution reaction, 2 molecules participating in a chemical reaction। मतलब इसमें क्या होता है, जो 2 मॉलिक्यूल होते हैं वो आपके एक ही केमिकल रिएक्शन, जो 2 मॉलिक्यूल होते हैं वो आपके एक ही केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। ये आपकी रिएक्शन कैसी होती है, ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है। पढ़ लेते हैं, चलो देखो। द रिएक्शन बिटवीन CH3Cl एंड OH आयन, जो रिएक्शन है एल्काइल हैलाइड और एक न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि OH कैसा होता है, माइनस की स्पीशी होती है। अब जो OH के ऊपर जिस भी स्पीशी के ऊपर माइनस का चार्ज लगा हुआ होगा वो आपका एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। द रिएक्शन बिटवीन CH3Cl एंड OH माइनस आयन टू यील्ड मिथेनॉल, तो वो हमें क्या देता है, हमें मिथेनॉल देगा। क्योंकि यहाँ से ये Cl, जैसे ये OH माइनस इस पे अटैक करेगा तो ये बैक अटैक करेगा, पीछे से आएगा, आगे से तो आ नहीं सकता क्योंकि आगे से इसको क्लोरीन दिख रहा है। जब ये पीछे से अटैक करेगा तो ये Cl का जो आयन होगा वो आपका रिलीज हो जाएगा और आपका क्या बन जाएगा, आपका मिथेनॉल की फॉर्मेशन होगी और क्लोराइड आयन का बन जाएगा। फॉलोड सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स मैंने क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर आपके 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट हो रहे थे केमिकल रिएक्शन में। एक पार्ट मॉलिक्यूल आपका था CH3Cl का और दूसरा मॉलिक्यूल आपका था OH माइनस आयन का। ठीक है, तो ये कैसी हो गई, ये आपकी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो गई। सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स बोलो या सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन बोलो, इन विच 2 मॉलिक्यूल्स आर पार्टिसिपेटिंग इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, एक मोल इसका और एक मोल आपका इसका। दैट इज द रेट डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट्स। रेट दोनों की ही कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो आप सब्स्टिट्यूशन नहीं करा सकते, और अगर ये नहीं होगा तो सब्स्टिट्यूशन आप कराओगे किस पर। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ देखो, अब जब OH माइनस आयन ने बैक अटैक किया, क्योंकि आगे से पॉसिबल नहीं था, तो जब इसने बैक अटैक किया तो ये जो हाइड्रोजन्स थे ना, जैसे ही इसके ऊपर जाएगा तो जैसे ये हाइड्रोजन्स है ना, इनकी पोजीशन अपनी थोड़ी थोड़ी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। पोजीशन चेंज कैसे होगी कि प्रॉपर क्लीवेज अभी तक Cl का होगा नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बहुत ज़्यादा होती है ना उसकी, तो प्रॉपर क्लीवेज होगा नहीं। तो यहाँ पर जैसे ही OH माइनस का आयन इस कार्बन से बॉन्ड बनाएगा तो ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन स्ट्रेट हो जाएगा, ये हाइड्रोजन थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला H आपका इधर आ जाएगा और यहाँ पर आपका Cl। अब एक पेंटावेलेंट इंटरमीडिएट बना। ठीक है, ये जो पेंटावेलेंट इंटरमीडिएट है, इस पेंटावेलेंट इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी तो है नहीं, क्योंकि कार्बन तो अपने आप को हमेशा किस में एग्जिस्ट कराता है, टेट्रावेलेंसी में एग्जिस्ट कराता है। तो यहाँ से ये बॉन्ड आपकी ब्रेक हो जाएगी, और जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक होगी तो होगा क्या, ये वाला H थोड़ा सा इधर शिफ्ट होगा,
ये वाला H थोड़ा सा इधर शिफ्ट होगा और ये H थोड़ा सा इधर की तरफ जाएगा और OH आपका एज इट इज रह जाएगा। अब आप इसकी मिरर इमेज भी बना के देख सकते हो और Cl आपका हैलाइड आयन की फॉर्म में बाहर निकल गया। तो आप सिंपल सी बात देख सकते हो, देखो OH आपका ये रहा, CH3Cl ये रहा। जैसे ही OH आया तो ये पेंटावैलेंट इंटरमीडिएट बनाया, यहाँ पर आपका ये आपका मिथेनॉल बन गया और ये आपका क्लोराइड आयन की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद देखिए जब हम आगे अगर इसको हम करते हैं तो हमें पता है कि जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल था, जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल मतलब क्या था, OH माइनस आयन। द इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल इंटरेक्ट्स विद एल्काइल हैलाइड कैरिंग द कार्बन हैलाइड बॉन्ड टू ब्रेक, causing the carbon halide bond to break while forming a new carbon hydroxyl bond. These two processes takes place in a single step. अब ये दोनों ही प्रोसेस किस में हो जाती हैं, सिंगल स्टेप के अंदर हो जाती हैं। ये दोनों प्रोसेस जो सिंगल स्टेप के अंदर आपकी पूरी हो जाएंगी एंड साइमल्टेनियसली नो इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड। यहाँ पर किसी ऐसे पर्टिकुलर इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन, यहाँ पर हमारा पेंटावैलेंट इंटरमीडिएट तो बनता है लेकिन साथ ही वो बॉन्ड क्लीवेज हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर कोई पर्टिकुलर कोई परमानेंट इंटरमीडिएट की वहाँ पर कोई भी फॉर्मेशन नहीं होती है। एज द रिएक्शन प्रोग्रेसेस, अभी रिएक्शन चली रही है एंड बॉन्ड बिटवीन द न्यूक्लियोफाइल एंड द कार्बन एटम स्टार्ट्स फॉर्मिंग एंड द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम एंड द लिविंग ग्रुप वीकन। लिविंग ग्रुप आपका क्या था, जो हैलाइड था, उसके बीच की बॉन्ड वीक हो जाती है और कार्बन और हाइड्रोक्सिल के बीच की बॉन्ड आपकी स्ट्रांग हो जाती है। सो as this happens the configuration of carbon atom under attacks inverts, तो आपकी क्या हो जाती है, यहाँ पर आपकी लीवो रोटेटरी और डेक्स्ट्रो रोटेटरी इमेज फॉर्मेशन आपकी बन सकती हैं और उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन भी हम बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसको बनाना चाहें तो हम इसको इस तरीके से बना सकते हैं। देखिए, ये देखिए आपके पास ये है, आपके पास OH ग्रुप, ये H दिया हुआ है, ये एक H दिया हुआ है और एक आपका ये H है। ठीक है, अब यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आया, न्यूक्लियोफाइल आपका, सॉरी मैंने यहाँ लगा दिया, ये Cl है, यहाँ पर आपका न्यूक्लियोफाइल आया। जब ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये वाला जो हाइड्रोजन होगा थोड़ा सा अपनी पोजीशन को शिफ्ट करेगा, अभी भी ये वाली बॉन्ड आपकी वीक हो जाएगी। ये जो यहाँ पर आपका Cl लगा हुआ है, ठीक है, ये यहाँ पर कोई भी कार्बन मान लो, इसको कोई पॉइंट है कि कार्बन ही है, तो ये वाला कार्बन हाइड्रोजन हो गया स्ट्रेट, ये बॉन्ड थोड़ी सी खिसकेगी इधर शिफ्ट होगी, दूसरा वाला हाइड्रोजन थोड़ा सा इधर लिटिल बिट और ये आपका हो जाएगा OH का माइनस आयन। ये आपका क्या है, ये आपका एक इंटरमीडिएट बना है भाई, ये पेंटावैलेंट इंटरमीडिएट है जो कि स्टेबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, साथ ही साथ आपका क्या होगा, ये वाली बॉन्ड आपकी क्लीव हो जाएगी। जब बॉन्ड क्लीव होगी तो आपके पास ये फॉर्मेशन होगी ये हाइड्रोजन थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि अब इनको पोजीशन मिल गई ना, हमें ये पता है कार्बन हमेशा sp3 हाइब्रिडाइज्ड ही होता है, तो ये हाइड्रोजन अब दोबारा से शिफ्ट हो जाएंगे, ये थोड़ा सा चला जाएगा आपका इधर, ये हाइड्रोजन हो जाएगा आपका इधर और ये OH माइनस एज इट इज़। तो अगर अब आप इसकी मिरर इमेज बनाना चाहेंगे तो आपका कैसे मिरर इमेजेस बन सकती हैं, इसी को आप इधर करो, इस वाले H को आप इधर कर दीजिए, ये H आपका, ये वाला जो H है H1 H2 अगर मैं जिसको बोल रही हूँ, तो ये वाला H1 आपका इधर आ जाएगा, ये वाला H2 आपका इधर आ जाएगा और ये वाला OH आपका इधर चला जाएगा। तो ये आपकी मिरर फॉर्मेशन आपकी बन जाएंगी। आप इसको देख सकते हैं, देख लीजिए। ठीक है, ये इस तरीके से आपका एक कंपाउंड बन के आपका तैयार हो जाएगा। तो ये आपका क्या होता है, दैट इज़ योर बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, इन द ट्रांजिशन स्टेट जो हमारा 5 मल्टीवैलेंट पेंटावैलेंट जो आपका इंटरमीडिएट था, in the transition state the carbon atom is simultaneously bonded to incoming nucleophile। क्योंकि जब आपका पेंटावैलेंट इंटरमीडिएट बना था तो उसमें जो कार्बन की बॉन्ड थी वो हैलाइड आयन के साथ साथ न्यूक्लियोफाइल के साथ भी बन चुकी थी, और जो आउटगोइंग लिविंग ग्रुप था, एंड सच स्ट्रक्चर्स आर अनस्टेबल एंड कैन नॉट बी आइसोलेटेड। ऐसे स्ट्रक्चर आपके कैसे होते हैं, अनस्टेबल, क्योंकि हमें पता है कार्बन तो टेट्रावैलेंट होता है तो पेंटावैलेंसी में कभी भी नहीं रह सकता, बिकॉज द कार्बन एटम इन द ट्रांजिशन स्टेट इज साइमल्टेनियसली बॉन्डेड टू 5 atoms and therefore is unstable. Since the reaction requires the approach of the nucleophile to the carbon bearing leaving group, the presence of bulky substituents or near the carbon atom have a dramatic inhibiting effect.
तो बस आपको इतनी चीज़ें ध्यान में रखनी है, सिंपल सी बात है, इतना आप ध्यान में रखिएगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भैया बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या क्या होती है, सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए, in bimolecular nucleophilic substitution reaction, two molecules are participating in a chemical reaction. It is a second order reaction. Its molecularity is 2. It is a single step reaction. In this a strong nucleophile is used in the reaction. Strong nucleophile word बहुत ध्यान से देखिए, strong nucleophile is used in this reaction. Then in which back attack is only possible in the bimolecular nucleophilic substitution reaction, and after a back attack of nucleophile, a transition state is formed, and that transition state is going to be converted into an alkyl alcohol. If I'm using OH negative, that means आपका क्या बन जाएगा, आपका alkyl alcohol बन जाएगा। ठीक है, तो अगर आपसे कोई ऑर्डर पूछ दे कि स्टीरिक इफेक्ट क्या होता है आपका, यहाँ पर अगर मैं स्टीरिक फैक्टर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखो जो CH3 है, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आपका यहाँ पर आ गया, स्टीरिक हिंड्रेंस जिसको हम बोलते हैं, भीड़ भाड़। हिंड्रेंस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो जाना। तो जैसे जैसे बल्किनेस बढ़ती चली जाएगी किसी भी पर्टिकुलर कार्बन के ऊपर, वैसे वैसे स्टीरिक हिंड्रेंस भी आपकी बढ़ती चली जाती है। तो सबसे कम स्टीरिक हिंड्रेंस किस में है, मिथाइल में, उससे ज़्यादा अभी इथाइल में, उससे ज़्यादा आइसोप्रोपाइल में, और उससे ज़्यादा टर्शियरी ब्यूटाइल के अंदर। ये हुआ। नेक्स्ट आपका आता है यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत सिंपल है। इन दिस यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपकी सबसे पहली बात कहाँ पर होती है, या आपकी रिएक्शन जो होती है वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स में। जो बाई मॉलिक्यूलर होती है वो कहाँ होती है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। एप्रोटिक का मतलब क्या होता है, जिनके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता, मतलब जिनके पास प्रोटॉन प्रेजेंट नहीं होता है। जैसे हम ईथर की बात करें, ठीक है, हम एसीटोन की बात करें, उन कार्बन के पास खुद का कोई भी हाइड्रोजन नहीं होगा तो उनको पोलर एप्रोटिक बोलते हैं। और पोलर प्रोटिक कौन से होते हैं, पोलर का मतलब तो आपको पता होगा कि जिनमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस का डिफरेंस होता है। प्रोटिक वो होते हैं जिनके पास हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होता है। जैसे वाटर है तो वाटर में HO बॉन्ड होती है, एल्कोहल OH बॉन्ड होती है, एसिटिक एसिड CH3COH होता है। तो इनके पास क्या है, खुद के अपने अपने हाइड्रोजन इनके पास प्रेजेंट होते हैं। The reaction between tertiary butyl bromide and hydroxide ion yields tertiary butyl alcohol and follows the first order kinetics. ये कैसी रिएक्शन होती है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, क्योंकि उसने नाम में ही बता दिया कि ये यूनिमॉलिक्यूलर है, मतलब ओनली वन मॉलिक्यूल इज पार्टिसिपेटिंग इन अ केमिकल रिएक्शन। तो मॉलिक्यूलरिटी भी वन होगी। जब मॉलिक्यूलरिटी वन होगी तो यहाँ पर आपका फ्रंट अटैक भी पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर हम किसी भी न्यूक्लियोफाइल को यूज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, किसी बेस को हम यहाँ पर यूज़ नहीं कर रहे। तो यहाँ पर क्या, जैसे अगर टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड अगर आपका दिया हुआ है तो आपका ये वाला जो OH- आयन है ये आपका क्या बना देगा, टर्शियरी ब्यूटाइल एल्कोहल की फॉर्मेशन आपकी कर देता है, ब्रोमाइड आयन आपका रिलीज हो जाता है। आपको ये पता होना चाहिए कि रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। जो बायोमॉलिक्यूलर थी वो आपकी 2 स्टेप में कंप्लीट होती है, जो यूनिमॉलिक्यूलर होती है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर फ्रंट अटैक आपका पॉसिबल होता है। तो फर्स्ट अटैक में क्या होगा, आपका जो कार्बन और ब्रोमीन के बीच की जो बॉन्ड थी वो बॉन्ड धीरे धीरे उसमें क्लीवेज होना शुरू होगा। जैसे हमने पहले ही उसमें ट्रांजिशन स्टेट बना दी थी ना, इसमें जैसे हमने ट्रांजिशन स्टेट बना दिया था, यहाँ पर ये देखो हमने बाईमॉलिक्यूलर में ट्रांजिशन स्टेट बनाई थी और हमने सारा काम एक ही स्टेप में कर दिया था। लेकिन यहाँ पर आपका सारा काम एक स्टेप में नहीं होगा। यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा कि जो इन कंपाउंड के बीच की जो बॉन्ड है, पहले ये ब्रोमीन और कार्बन के बीच की बॉन्ड वीक होगी, ये पहला स्टेप होता है। तो हमें ये पता है कि जब ये बॉन्ड वीक होगी तो कार्बन तो केटायन बन जाएगा, कार्बोकेटायन बन जाएगा, और कार्बोकेटायन हमें पता है कि ये कार्बन तो हमेशा टेट्रावैलेंसी में स्टेबल होता है। तो ये बॉन्ड आपकी क्या हो जाएगी, ये कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन हैलाइड आयन निकल गया। अब देखो हमें इसमें से ये नहीं चाहिए जो अनस्टेबल, हमें उसको उठाना है। तो जैसे ही हम इस कार्बोकेटायन को लेंगे, इसकी रिएक्शन हम इस न्यूक्लियोफाइल के साथ कराएंगे सेकेंड स्टेप में, तब कहीं जा करके हमारा ये CH3 थ्राइस COH की फॉर्मेशन होगी। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, स्लोएस्ट होता है, रिवर्सिबल होता है, और क्या करता है, CBr इन बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, फ्रॉम विच द एनर्जी इज ऑब्टेन्ड थ्रू सॉल्वेशन ऑफ हैलाइड आयन विद अ प्रोटॉन ऑफ प्रोटिक सॉल्वेंट। प्रोटिक सॉल्वेंट मतलब OH- का जो प्रोटॉन था वो आपका क्या हो जाएगा, यूज हो जाएगा। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है, स्लोएस्ट स्टेप के ऊपर डिपेंड करता है। रेट ऑफ रिएक्शन और किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ
एल्काइल हैलाइड एंड नॉट ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड, क्योंकि ये आपकी 2 स्टेप रिएक्शन थी जिसमें सबसे पहले आपका एल्काइल हैलाइड की बॉन्ड ब्रेक होती है। तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन भी सिर्फ और सिर्फ किसकी डिपेंड करती है, एल्काइल हैलाइड की ही डिपेंड करती है। तो इसमें आपका क्या होता है, पहले कार्बोकेटाइन बनेगा, फिर वही कार्बोकेटाइन आपका इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करेगा और तब कहीं जा कर के आपका प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो बस इतनी चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। अच्छा, जब हम बात करते हैं इन केस ऑफ एल्काइल हैलाइड की, जो टर्शियरी एल्काइल हैलाइड होता है वो सबसे, ये मतलब ऑर्डर आपका उल्टा है। जैसे कि अगर आप बात करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, देखिए अगर मैं आपको दिखा दूँ, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, अगर मैं SN2 की बात करूंगी तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव प्राइमरी होता है क्योंकि उसके पास खुद के अपने हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं SN1 की बात करूंगी तो सबसे ज़्यादा स्टेबल आपका टर्शियरी होता है क्योंकि उसके पास अपना खुद का हाइड्रोजन नहीं है और उसकी जो चेन है वो आपकी कैसी है, वो आपकी ब्रांचिंग की चेन है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको बस ध्यान में रखना, ये ऐसी चीज़ें आप याद रखेंगे जितना पॉसिबल हो आप करके देखिए। और दूसरा कि जैसे जैसे आपकी साइज़ बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे आपकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी भी आपका इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल कवर द सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस यूनिमोलिकुलरिटी एंड बाईमोलिकुलरिटी ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन द नेक्स्ट वीडियो। So still stay tuned for the next video and bye bye and have a nice day.